हेलो दोस्तों, मैं एक कंपनी के बाहर खड़ी थी। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरे पैरों में चप्पल टूटी हुई थी। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वह फटे हुए थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं लगातार भगवान से यही प्रार्थना किए जा रही थी कि आज मेरी साहब जी से बात हो जाए और वह मेरी परेशानी हल कर दे, वह मुझे इस कंपनी में नौकरी पर रख ले। काफ़ी देर से मैं साहब का इंतज़ार कर रही थी और फिर गार्ड ने मुझे वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की। वह मुझसे कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम शायद यहाँ पर साहब से भीख मांगने के लिए खड़ी हो, मगर तुम नहीं जानती कि साहब को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वह मांगने वालों को ऑफिस के सामने खड़े नहीं होने देता, मगर मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहीं पर खड़ी रही। मुझे इस बात पर विश्वास था कि साहब जी वहाँ पर आएंगे, तो जब मैं उनसे अपनी मदद की अपील करूँगी तो वह कभी भी मुझे धुतकारेंगे नहीं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और मुझसे पहले ही गार्ड वहाँ पहुँचकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा और मुझे गुस्से से कहने लगा कि यहाँ से निकलो वरना साहब को गुस्सा आ जाएगा। मगर मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए साहब से कहने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों के काम की सख्त ज़रूरत है। आप मुझे अपने कंपनी में काम पर रख लें, आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसा करूँगी। साहब ने मुझे गौर से सर से लेकर पैर तक देखा। उनके देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं पूरी तरह से कांप रही थी। मगर फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं 10वीं फेल हूँ तो यह सुनकर वह खामोश हो गए। फिर कहने लगे कि ठीक है, मैं इसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर नौकरी पर रख रहा हूँ और तुम्हें काम भी सिखाया जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। उनके पहले बात सुनकर जहाँ मैं खुशी से खिल उठी थी, वहीं पर अगली बात सुनकर मैं हैरान से उन्हें देखने लगी। कैसी शर्त? वह कहने लगे कि तुम्हें एक बार मेरी बात माननी होगी, जो मैंने तुम्हें करने को कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने मुझे मेरी आधी तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दी थी। फिर मुझे कहने लगे कि यह इसलिए एडवांस में दी है ताकि तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लो और अपना हुलिया बेहतर कर लो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। फिर मुझे कहने लगे कि कल से तुम नौकरी पर आ जाना। मैं खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपनी माँ को यह बात बताई तो उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से पिताजी हम लोगों को छोड़कर गए थे, तब से ही हम दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे और गरीब हो गए थे। कोई हमसे हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं पूछता था। यहाँ तक कि जो भी हमारे रिश्तेदार थे वह सब हमें देखकर मुँह मोड़ लेते थे, जैसे हम कोई अछूत हो। मैंने इन पैसों से अपने लिए 2-3 कपड़े के जोड़े खरीदे थे, क्योंकि मैं इनके बिना अपने ऑफिस में नहीं जा सकती थी। मैंने घर का भी थोड़ा सा सामान खरीदी थी। माँ यह देखकर खुश हो गई थी कि वह कहने लगी कि भगवान ने चाहा तो हमारी हालत फिर से अच्छी हो जाएगी। मगर मैं यह सोचती थी कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले कर दो। कल को अगर मुझे भी कुछ हो गया तो तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओगी, और तुम जानती हो कि दुनिया कैसी है, और तुम्हें अकेला देखकर नोच कर खा जाएगी। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसे तसल्ली देकर मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तो अपनी आंखों से मेरी खुशियाँ देखकर जाओगे। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराई थी। अगले दिन से ही मैंने ऑफिस में जाना शुरू कर दिया था। यह काम बहुत मुश्किल था और मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे यह काम समझने में मुश्किल तो हो रही थी, मगर मैं पूरी लगन से यह काम सीख रही थी। मुझे यह काम सीखने की जिम्मेदारी साहब ने रंजीत के सर पर डाल दी थी। रंजीत सर बहुत अच्छे थे और मुझे हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाते थे, मगर एक बात मुझे समझ नहीं आई थी। यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ मुझे देखकर अजीब अंदाज में हंसती थी और कई बार वह मुझे देखते हुए एक दूसरे को अजीब से उल्टे सीधे इशारे भी करती और मुझसे सवाल भी पूछते थे। जब मैं साहब के कमरे में वापस आती तो वह मुझे हंसते हुए कहती थी कि तुम्हें तो यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। ये बड़ी बात है कि अब तक तुम्हें साहब कहीं भी लेकर नहीं गए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता था। भला साहब मुझे कहीं क्यों लेकर जाते? मुझे इन लड़कियों की सोच पर अफसोस होता था। उनकी सोच किस कदर गंदी थी, वह किस अंदाज में दूसरों के बारे में बात करती थी। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने का वक्त गुजर गया था। इन 2 महीनों में ना तो साहब ने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था, ना ही कभी कोई ऐसी वैसी बात कही थी जिसके बिना मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचती। मैं समझती कि साहब जी बहुत अच्छे थे,
जिन्होंने मजबूरी की हालत में मेरी मदद की थी और मुझे नौकरी पर रख लिया था। मगर यह लड़कियां की बातें मुझे परेशान और दुख में फंसा दिया करती थी। मेरी माँ के दिल में भी 100 तरह के हादसे थे कि आखिर उस बंदे ने मुझ जैसी मामूली सी लड़की को नौकरी पर क्यों रखा था, जबकि वहाँ पर तो मुझसे ज्यादा पढ़ाई वाली और काबिल लड़कियां मौजूद थी। अब उनके दिल से भी तमाम हादसा दूर हो रहे थे। मैं ऑफिस में काम कर रही थी। आज साहब ऑफिस में नहीं आए थे। उनकी सेक्रेटरी का कहना था कि वह आज किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस में नहीं आएंगे और बाकी स्टाफ भी शाम के वक्त चला गया था। मैं भी घर जाने ही वाली थी जब मुझे साहब के नंबर से कॉल आई और वह मुझे कहने लगे कि तुम फौरन से घर आ जाओ, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है और आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी उस दिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर मैंने साहब से कहा कि मैं अभी आपके घर आ जाती हूँ और फिर मैंने माँ को फोन करके बता दिया कि मैं आज काम की वजह से साहब के घर जा रही हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। फिर मैं जब साहब जी के घर गई, साहब जी हॉल में ही टहल रहे थे। मुझे देखकर वह बेताबी से मेरी तरफ बढ़े। फिर मुझे कहने लगे कि तुम्हें मैंने एक बार कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी और तुमने भी इस बात की हामी भर ली थी। मैंने हाँ में सर हिलाकर उन्हें इस बात का जवाब दिया कि मुझे अभी भी वह बात याद है और मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब वह अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिए और फिर कहने लगे कि मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। उनकी यह बात सुनकर मैं घबरा गई थी। सभी लड़कियां की बातें मेरे कानों में गूंज आ गई थी। जो उन्होंने साहब के बारे में मुझसे कहा था कि वह मुझे अभी तक कहीं भी लेकर क्यों नहीं गए, इसका मतलब यह था कि साहब की अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां पर बुरी नजर थी। तभी उन लड़कियों ने मुझसे यह बात कही थी। मैंने साहब जी को कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं मजबूरी की वजह से यह नौकरी कर रही हूँ, मगर आप मेरा इज्जत नहीं खरीद सकते। मेरा इतना कहना ही था कि उनके चेहरे पर गुस्सा छा गया। वह कहने लगे कि मैं तुमसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाह रहा था, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। अब उनका गुस्सा देखकर मुझे भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उनसे माफी मांगी और उनके साथ उनके कमरे में आ गई, मगर अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैं यह सोचकर यहाँ पर आई थी कि साहब की पत्नी बीमार थी और साहब ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। मगर आगे को जो मंजर था उसने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने हैरत भरी नजरों से साहब की तरफ देखा। यह सब क्या है, यह कैसे हो गया? साहब कहने लगे कि बस यह सब कुछ अचानक से हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने यह कैसे कर दिया। वह दोनों हाथों में सर थाम के रह गए थे, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं यह सब देखकर पागल होने को आ गई थी। मैंने साहब को कहा कि आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। वह खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे, फिर कहने लगे कि यह मर चुकी है, अब इसे कहीं भी लेकर जाने का कोई फायदा नहीं है, कोई डॉक्टर इसे नहीं बचा सकता। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं आखिर यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर कहने लगे कि दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करना चाहता था, मगर मजबूरी के बिना पर मेरी शादी सालों के साथ हो गई। मगर शादी करने के बावजूद भी मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया था और फिर अपनी पत्नी से छुपकर मैंने उसके साथ भी ताल्लुक़ रखा हुआ था और अक्सर उससे मिलने भी जाया करता था। अब मेरी पत्नी का मुझ पर शक होने लगा था। ना जाने कैसे उसे मुझ पर शक हुआ था, या किसी जासूस की शरारत थी या फिर वह खुद ही मुझ पर नज़र रखने लगी थी। आज सुबह उसने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रही है और यह एक हफ्ता मुझे उसके बिना ही रहना पड़ेगा। मैंने उसके सामने अपनी उदासी का इजहार किया था, मगर दिल ही दिल में यह सोचकर खुश हुआ था कि मैं नैना के साथ दिल खोलकर मुलाकात कर सकता था और मुझे किसी का कोई खतरा भी नहीं था। जबकि मैंने नैना को घर में बुला लिया और उसकी थोड़ी ही देर के बाद मेरी पत्नी भी घर वापस आ गई। उसने मुझे नैना के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर वह मुझ पर चिल्लाने लगी, मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। गुस्से की हालत में ना जाने कैसे मेरे हाथ में वह खंजर आ गया, जो कि मैंने बगैर सोचे समझे उसके सीने में उतार दिया और वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। अब मैं सख्त परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? ऐसे में मुझे तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हारी बात भी मुझे याद आ गई, इसलिए अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उनकी बात को मैं ध्यान से सुन रही थी। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक उठी, फिर उनसे कहने लगी कि मुझे क्या करना होगा।
वह गहरी सांस लेकर कहने लगे कि तुम्हें मेरी पत्नी के कत्ल को अपने सर पर लेना होगा। तुम्हें सबको यह कहना होगा कि यह कत्ल तूने किया है। तुम यहाँ पर चोरी के इरादे से आई थी और मेरी पत्नी ने तुम्हें देख लिया और तुमने अपने बचाव के लिए उसे मार दिया। साहब की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। उन्हें कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यह कत्ल अपने नाम कैसे ले सकती हूँ? मुझे सजा हो जाएगी और मेरी माँ को यह सब पता चलेगा तो वह जीते जी मर जाएगी। साहब जी कहने लगे, क्या कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मैं तुम्हारी जमानत करवा लूँगा और पुलिस को कह दूँगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के कत्ल के लिए माफ़ कर दिया है। लेकिन अगर मुझे जेल होगी तो मुझे कोई भी शख्स नहीं बचा सकता। मेरा पैसा भी मेरे किसी काम नहीं आएगा और तुम फिक्र मत करो, यह मेरा तुमसे वादा है। मेरा पास बहुत पैसा है और मेरी यह बात कहना कि मैंने तुम्हें पत्नी का कत्ल माफ़ किया और थोड़े से पैसे खर्च करने से तुम जेल से बाहर आ सकती हो। मैं तुम्हारी प्रमोशन भी कर दूंगा, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तुम्हें अच्छे इलाके में भी घर दे दूंगा और इसके अलावा जो तुमको होगा मैं तुम्हें करके दूंगा। मैं दोनों हाथ में सर थाम के रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरा दिल बार बार मुझे यह एहसास दिला रहा था कि यह गलत है। मुझे यह इल्ज़ाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहिए। मैं इस तरह से फंस जाऊंगी। दूसरी तरफ साहब जी मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे और जब मैंने सोचने समझने के बाद इनकार किया तो उन्हें गुस्सा आ गया। वह कहने लगे कि अगर तुम खुद नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यह बात मनवा सकता हूँ। मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, तुम्हारे घर में पैसे रखवा सकता हूँ, फंसा सकता हूँ और अपनी पत्नी की लाश को गायब करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब सोच लो कि तुम दोनों माँ बेटी जेल में जाना है और वहीं पर हमेशा के लिए मरना पसंद करोगी या फिर मेरी बात मानोगी। मैं तुम्हें वैसे भी कुछ दिनों में बाहर निकलवा दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसकी बात मान लूँ। वैसे भी मुझे अपनी तो परवाह नहीं थी, मगर जब उसने मेरी माँ के बारे में धमकी दी तो मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपनी माँ के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती थी। अगर मेरी माँ को मेरी वजह से तकलीफ पहुँचती तो यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे मेरा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई थी। तभी उसने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस मुझे पकड़कर जेल में ले गई थी। आज जेल में मेरी पहली रात थी। आज पहला दिन था कि मैं अपने घर से दूर, अपनी माँ से दूर रह रही थी और बार बार मैं बुरी तरह से रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो गया था। अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे साहब की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब पुलिस ने भी जब पूछताछ की तो मैंने उनके सामने भी वही बात बता दी जो मुझे साहब जी ने कहने को बोला था। अब मेरा दिल अंदर से बुरी तरह से रो रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे। साहब ने तो कहा था कि वह 1 हफ्ते के बाद ही मुझे जेल से रिहा करवा लेंगे, मगर अब तो 2 हफ्ते का वक्त बीत गया था। अब तक तो साहब ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था और 2 हफ्ते के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई तो वह बहुत रो रही थी। मैंने माँ को देखा तो अपनी जज्बाती पर काबू नहीं रख पाई थी। मैंने माँ को कहा कि साहब से पूछो कि वह आखिर क्या कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया। माँ मुझे हैरत से कहने लगी कि मैं तुम्हारे साहब के पास कितनी बार जा चुकी हूँ, मगर उसका कहना है कि वह तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकता। तुमने उसकी पत्नी का कत्ल किया है, यहाँ तक कि मैं उसके पैर पर पड़ चुकी हूँ, मगर वह तुम्हें माफ़ करने पर तैयार ही नहीं है। यह सुनकर मेरा मुँह खुले के खुला रह गया था। तब मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई तो वह भी मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम किसी की बातों में कैसे आ सकती हो? तुमने ऐसा क्यों किया है? तुमने ये जुर्म अपने सर पर क्यों लिया? माँ बुरी तरह से रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ साहब ऐसा कैसे कर सकते थे। वह मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते थे। अब मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जब मैंने साहब को नौकरी देने के लिए कहा था और उनकी ये शर्त मान ली थी कि जो करने को बोलेंगे मैं कर लूँगी। अब ये कत्ल अपने सर पर लेने की क्या ज़रूरत थी? मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ से दूर चली जाती या कानून को अपनी तरफ में ले आती तो आज ये सब कुछ ना होता। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोई वकील कर सकती जो मुझे निकालने के लिए बंदोबस्त कर सकते, जो ये काम कर सकता था। वह ना जाने क्यों हाथ पे हाथ रख कर बैठा हुआ था। अब मुझे डर लग रहा था कि सारी ज़िंदगी इसी जेल में ही ना सड़ जाऊँ। मगर फिर एक दिन एक अच्छी बात हुई।
मैंने तो ये सोच लिया था कि मैंने सारी ज़िंदगी इसी जेल में सड़ते हुए गुजारनी है, सारी ज़िंदगी अपनी माँ की शक्ल को तरस जाऊँगी। मगर उस दिन जब जेलर ने आकर मुझे जेल से बाहर निकाला और जब मुझे यह बात बताई तो उसे सुनकर मेरा मुँह खुले का खुला रह गया था। उसने कहा कि मेरे माता पिता दोनों ही गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर दुख की बात ये थी कि उन्होंने गरीबी में ही ज़िंदगी जीने का तरजीह ले दी थी। उन्होंने कभी भी अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं की थी। मैं जब उन्हें गरीबी के आलम में ज़िंदगी गुजारते हुए देखती तो मुझे गुस्सा आता था। मैं उन्हें कहती कि इंसान को अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कमाई को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए, कोई हुनर सीखना चाहिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। मैं जब ऐसी ही बातें अपनी सहेलियाँ से और हम उन लड़कों से करती थी तो वह सब मेरा मजाक उड़ाते, मुझ पर हंसते और कहते कि हम सब लोग गरीब हैं और गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारा नसीब कैसे बदल सकता है। मगर मुझे उस पर गुस्सा आता था। मैं सोचती थी कि जब इंसान कुछ करने पर आए तो वह कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं अपने इलाके की पहली लड़की थी जो स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी। यूँ तो जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी। उनकी नज़रों में गरीबी एक मजाक था। जो चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी वह उसकी बदसूरतियों से, उसकी तकलीफ़ से वाकिफ़ कैसे हो सकती थी। मुझे उनका रवैया बहुत ही ज़्यादा दुखी करता था। मगर मैं यहाँ पढ़ने आई थी, कुछ बनने आई थी, और ऐसे में अगर मैं छोटी छोटी बातों को अपने मन के साथ लगा लेती तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सब लड़कियों से ज़्यादा मेरे ही नंबर आते थे। अब लड़कियों का मेरे साथ व्यवहार बदलने लगा था। वह मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगी थी और यह मेरी पहली कामयाबी थी। मुझे लगता था कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वक्त गुजारने के साथ साथ मुझे हासिल हो जाएगा। जब मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊंगी तो यही लोग जो मजाक उड़ाते थे वही लोग मुझे ताल्लुक़ जोड़ने में फ़ख्र महसूस करेंगे। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब मैं 10वीं क्लास में थी जब मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था। पिताजी के बाद से तो हमारी दुनिया ही अंधेर हो गई थी। हमारे आसपास तो हमारी तरह गरीब लोग रहते थे और वह सब खाना मुश्किल से पूरी करते थे। ऐसे में उनसे मदद की उम्मीद कैसे रखी जा सकती थी। हमारे जो रिश्तेदार थे जो पिताजी के मिलने वाले थे उन सब ने तो आंखें फेर ली थी। कोई भी शख्स हमारी मदद करने को, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था और यह सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ में धकेलता था। अब तो मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, मगर इससे भी हमारा गुजारा होना नामुमकिन था। फिर मेरी माँ अचानक से बीमार हो गई और अब तो उनमें चारपाई से उठने की हिम्मत नहीं थी। जब तक उनका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज न करवाया जाता, जब तक उन्हें दवा न दी जाती, वह तब तक ठीक कैसे हो सकती थी। मैं लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दी थी। मगर उससे भी इतने पैसे नहीं आते थे कि मैं घर चलाने के साथ साथ अपनी माँ का इलाज भी करवाऊँ। पिताजी को तो मैंने खो दिया था, मगर उनके बाद अपनी माँ को खोने का सोच भी नहीं सकती थी। तभी मैंने उस कंपनी में नौकरी करने चली गई थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि मेरे पास नॉलेज कम थी, मगर मुझे इस बात का भी यकीन था कि अगर मैं उस शख्स को मजबूरी बता दूं और उसे अच्छे से अपने हालात के बारे में आगाह कर दूं तो वह मुझे नौकरी पर रख लेगा। और मेरा यह अंदाज़ा गलत भी नहीं था, मगर मैं क्या जानती थी कि मैं कौन सी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने वाली थी। उस शख्स ने मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था और शायद वह खुद अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया था, जबकि उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया था। मैं इस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। और जब जेलर ने मुझे यह कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है, तो यह सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कहने लगी कि कल की खबर में सब कुछ आ जाएगा और कल तुम्हें एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा, इसलिए कल वक्त पर आ जाना। जो भी हकीकत है वह सबके सामने आ जाएगी। मैं उनका शुक्रिया करके घर आई। मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके पास मोहल्ले की औरत बैठी हुई थी और सब ने जब मुझे अपनी आंखों के सामने देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ मुझे कितनी देर मुझे लिपट कर रोती रही
मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे यकीन था कि मेरे साहब मेरी जमानत करवा लेंगे। उन्होंने आखिर मेरी जमानत करवा ही ली, मुझे आज़ाद करवा ही लिया। अब मैं साहब से शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर में जाना चाहती हूँ। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और फिर अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर मैं साहब का शुक्रिया अदा करने उनके घर गई। मैं आज बहुत खुश थी। कितने दिनों के बाद मैं कैद से रिहा हुई थी। ऐसे में मेरा खुश होना और साहब का शुक्रिया अदा करना तो बनता था। जब उनके घर आई तो यह देखकर मैं हैरान परेशान रह गई, क्योंकि साहब के घर के आसपास तो पुलिस जमा थी और उनका दरवाज़ा भी बंद था। चौकीदार के बजाय वहाँ पर पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। मैं वहीं से वापस पलटी और जब रास्ते में मिलने वाले कुछ लोगों से इस बारे में पूछा तो वह सब कहने लगे कि साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई है और यह घर भी सील कर दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह क्या था। तो फिर मैं बाहर कैसे आ गई थी? क्या पुलिस वालों को पता चल गया था कि यह कत्ल मैंने नहीं बल्कि साहब ने किया है? सारी हकीकत तो कोर्ट में जाकर ही मालूम होनी थी। मैं फिर खामोशी से अपने घर वापस आ गई तो माँ ने मुझसे पूछा कि साहब से मिली। तब मैंने माँ को सारी बात बताई तो वह भी सुनकर हैरान रह गई। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ था? मगर जो भी था मेरे हक में तो यह बेहतर हुआ था। अगले दिन जब मैं अदालत में पेश हुई तो तब मैं जानने के लिए बेचैन थी कि मेरी गुनाही कैसे साबित हुई थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा अब हो गया था। साहब सामने कटघरे में सर झुकाए खड़े थे। जज ने उनसे कहा कि आपका जुर्म साबित हो गया है और यह बातें सबके सामने आ चुकी है कि यह लड़की बेगुनी थी। इसको महज आपने फंसाया है। आपके कहने पर इस लड़की ने यह कत्ल अपने सिर लिया है और अब आप सब लोगों को यह बताएं कि आपने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। साहब जी थके हारे अंदाज में कहने लगे कि मैं एक गरीब नौजवान था। मैं शॉर्टकट चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था क्योंकि मुझे कुर्बानी से और गरीबी से सख्त नफरत थी। और फिर मैंने एक अमीर लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। उसे इस कदर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया कि वह मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर उस लड़की ने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली थी। उसके बाप ने मुझे पहले ही नज़र में पहचान लिया था कि मैं धोखेबाज हूँ। मैं कभी भी उसकी बेटी को खुश नहीं रख पाऊँगा। ना जाने कैसे वह शख्स मुझे पहली नज़र में पहचान गया था, मगर मेरी पत्नी ने उनकी इस किसी बात पर यकीन नहीं किया और मुझसे शादी करके अपने बाप से अलग हो गई। कुछ सालों के बाद उसका बाप ज़िंदगी की बाजी हार गया तो अब सब कुछ मेरी पत्नी के नाम ही हो गया था। ये सब पैसा जायदाद सब कुछ हम दोनों के पास थी। मुझे उसने कभी किसी मामले में रोक टोक नहीं की थी। जो दिल करता जहाँ चाहता वहाँ चला जाता था। उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था और ना ही कभी उसने मुझ पर किसी मामले में शक किया था। मगर मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं था। मैं चाहता था कि ये सब कुछ मुझे हासिल हो जाए। और फिर जब मेरी दोबारा से नैना से मुलाकात हुई, नैना मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं उसे देखकर अपने दिल पर काबू रखना भूल गया था और उसके साथ भी मेरी ताल्लुक़ पैदा हो गए थे। मैं नैना से बहुत मोहब्बत करता था। उसके बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकता था। नैना भी जानती थी ये शादी मैंने महज अपनी मजबूरी की वजह से की थी और अब जब मैं उस पर भी पैसा बहाने लगा तो उसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार कर लिया था। अब हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे थे। मैं अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता था, उससे भी बहुत प्यार जताता था। उसे कभी भी इस बारे में शक नहीं हुआ था। मगर एक दिन उसके खास नौकर ने मुझे नैना के साथ देख लिया और मेरी पत्नी को सारी बात बता दी। मगर मेरी पत्नी ने इस बात पर भी यकीन नहीं किया था। वह जब अपनी आंखों से देख कर नहीं लेती, वह मेरे खिलाफ किसी की बात पर विश्वास नहीं करती थी। मगर एक दिन जब उसने मुझे खुद नैना के साथ देखा तो उसे बहुत कुछ दुख हुआ था, मगर उसने मेरे सामने किसी बात का इजहार नहीं किया। और फिर उसने मुझे जानबूझकर कहा कि वह कुछ दिनों के लिए मुंबई में जा रही है। यह बात उसने ऐसे ही कहा था, बल्कि यह जानने के लिए मैं उसकी गैर मौजूदगी में क्या करता हूँ, क्या मैं नैना से मिलता हूँ। वह जब चली गई तो मैंने सोचा कि आज नैना को घर ही लेकर आ जाता हूँ। उससे मिलने को दिल कर रहा था, मगर जब मैं नैना को घर लेकर आया तो ऊपर से मेरी पत्नी भी आ गई थी। उसने हम दोनों को बहुत गलत हालत में देख लिया था और यह देखकर मैं बुरी तरह से खौफ ज़्यादा हो गया था। मैं जान गया था कि अब वह मुझे छोड़ देगी, मेरे हाथ से यह सारी जायदाद दौलत सब कुछ निकल जाएगा। तभी मैंने उसका कत्ल कर दिया और ऐसे उसे ही सारी दौलत मेरे हिस्से में आ गई। मैं नहीं जानता था कि कमरे में मेरी पत्नी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है
जिनके बारे में उसके वकील को पता था, और मैं इस सब से बेखबर था। दरअसल जब से मेरी पत्नी को नैना पर शक हुआ था, तब से उसने बेडरूम में यह कैमरा लगा लिया था, ताकि अगर मेरी उसकी गैर मौजूदगी में नैना यहाँ को लेकर आ जाऊँ तो उसे यह बात पता चल सके। मगर मैं क्योंकि इस सब से बेखबर था, इसलिए मेरी अपनी पत्नी को कत्ल करने से लेकर सीमा को यह कत्ल अपने सर पर लेने तक की पूरी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद थी। उन दिनों उसके वकील दूसरे शहर में गए हुए थे और इससे बेखबर थे, क्योंकि जिस जगह वह थे वहाँ पर सिग्नल नहीं आते थे। वापस आकर उन्होंने मेरी पत्नी के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्होंने तमाम सीसीटीवी कैमरा में पुलिस को रिकॉर्ड चेक करवाया और सारा सच सामने आ गया कि यह कत्ल दरअसल मैंने किया था और सीमा को मैंने यह कत्ल अपने सर लेने को कहा था। अब सारी बात मुझे समझ आ गई थी कि मैं क्यों जेल से रिहा हुई थी, और मैं इस बात पर शुक्र मना रही थी। अब जब उनकी पत्नी रास्ते से हट गई थी और सारी दौलत भी उनके हाथ आ गई थी, ऐसे में वो अपनी मनपसंद औरत से विवाह करके उसके साथ मनपसंद जिंदगी गुजार सकते थे और उन्हें मुझे जेल से बाहर निकलवाने की क्या ज़रूरत थी। मगर साहब इस बार में भूल गए थे कि एक ऊपर वाला भी मौजूद है जो हर चीज़ पर नजर रखे हुए है। कब क्या हो जाए कोई इस बारे में कुछ नहीं जान सकता। वह घर और वह जायदाद फिर यतीम खाने को दे दी गई थी, क्योंकि साहब जी की पत्नी का कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया में मौजूद नहीं था। उसके बाद मैंने एक होटल में वेटर्स की नौकरी कर ली थी और इसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा था। मैं मेहनती शुरू से थी, मेहनत से जान छुड़ाने वालों में से नहीं थी। अब मैंने कुछ अरसे के बाद होटल के सारे काम को समझ लिया था, साथ ही थोड़ी बहुत पैसे भी बचाने लगी थी और अब तो मुझे डिग्री भी मिल गई थी। मगर मैंने कहीं पर नौकरी करने के बजाय सोचा था कि मैं कोई अपना छोटा मोटा दुकान खोलूँगी, अपना कोई कारोबार शुरू कर लूँगी और भगवान ने चाहा तो मुझ पर उसमें बहुत कुछ दे देगा। और ऐसा ही हुआ कि मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, कुछ पैसे मेरे पास अपनी सेविंग थी। उन सबको लगाकर मैंने भगवान का नाम लेकर एक छोटा सा दुकान खोल लिया था। शुरू में तो ये मेरा यह काम अच्छे से नहीं चला था, मैं भी मायूस हो गई थी। मेरी माँ भी मुझे बात बात पर कहती थी कि मैंने यह फैसले करके गलत किया। मगर अब जब मेरा दुकान बहुत अच्छे से चलने लगा था और मैंने जब अपने साथ हेल्पर भी रख लिए थे, तो माँ को भी मेरे इस फैसले पर खुश होती थी और वह मुझे कहती, तुम तो बहुत ही बहादुर हो, हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर लेती हो। और मैं माँ की बात सुनकर हंस पड़ी थी। उसे कहने लगी कि यह सब आपका और पिताजी का कमाल है, जिन्होंने मुझे यह सब सिखाया है। मेरा काम अब बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। जो मेरे साहब ने मेरे साथ किया उसको याद जब करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, पर वह एक कल था जो बीत गया। जो भी उसने मेरे साथ किया वह बहुत गलत किया, पर मैं अब उसे माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी की कत्ल की सज़ा उम्र कैद के तौर पर काट रहा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।